योजना आयोग और उसमें डिफरेंस था, पूछा गया था। तो सेम टू सेम वहाँ पे लिखना था यही चीज़, कुछ अलग से नहीं करनी थी। और ज़्यादा मोटी मोटी किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, काम की चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ें हमें काम में आए, है कि नहीं। तो इस चीज़ पे फोकस करना है। चलिए हम लोग कैपिटल मार्केट का कुछ पार्ट छूटा हुआ था, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेंगे हम कि जो कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट में चीज़ें यूज होती हैं हम उसे क्या समझेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ चीज़ें बचती भी हैं तो आप लोग नोटिस करिएगा, उसको दीजिएगा, अगले क्लास में हम उसको कर लेंगे, है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम उसको बता देंगे, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। नींद में कोई नहीं रहेगा, आंखें खोल के दिमाग खोल के काम करिएगा, ठीक। तो तभी काम हो पाएगा। और इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इकोनॉमी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा डिलेमा रहता है, कहाँ से चीज़ें कैसे आएंगी। मेंस में आपका एक्सपेक्टेड रहता है यहाँ से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, कर दूंगा। असल में पहले दिन जो क्लास हुई थी इसीलिए हुई थी, लेकिन विकास सर ने लिया था तो शायद उन्होंने बताया होगा। हाँ, एक काम ये ज़रूर करिएगा, हाँ मैं इसको मिस कर दिया कि आप लोग सिलेबस निकलवा लीजिएगा मेंस का, और उसमें देखिएगा क्या क्या टॉपिक चल रहा है, उसमें स्पेशली दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं बहुत पहले करने वाला, लेकिन क्लास में मैं थोड़ा सा मिस कर जाता था। आप लोग अपने पास सिलेबस ज़रूर रखिए, जो भी क्लास चल रही है उसकी सिलेबस रखिए, क्योंकि यहाँ पे मेंस क्लास चल रही है। सिलेबस बिल्कुल रखिए अपने पास। अभी आप हो सके तो ऑफिस में बोल दूंगा, तो आप लोग चले जाइए, बोल दिया करिए कि हाँ इतनी क्वांटिटी में निकाल दीजिए, जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हो, इतनी PDF हमें चाहिए। चलो अपना नाम लिख के वहाँ पे दे दो, निकाल के दे देंगे, अपना ले लो वहाँ से। हाँ, निकलवा लेंगे, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट से हमने सब चीज़ें बता दी थी कि जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें मार्केट से मतलब क्या समझेंगे मार्केट से मतलब जहाँ पे धन का आदान प्रदान होता हो, लेन देन होता हो, है ना। एक तरफ निवेशक, एक तरफ ऋण आपूर्तिकर्ता या धन का उपलब्ध करने वाले होंगे लोग, है ना। उसमें 3 चीज़ें पड़ी थी, उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। स्टॉक मार्केट में हमने 2 मार्केट की बात की थी जो पूंजी बाजार में यूज की जाती है, एक तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार में क्या बताया गया था? ऐसे मतलब कि बाजार होते हैं जहां पे किसी कंपनी के शेयर पहली बार बिकने के लिए आते हैं, उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और हमने वहां पे ये भी बताया था कि ये स्टॉक मार्केट का सेकेंडरी मार्केट में आता है। ये जो IPO वगैरह जारी किए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा, वो वहाँ पे नहीं बिकते हैं प्राइमरी मार्केट में, केवल जारी होते हैं। क्या होते हैं? केवल जारी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब उनको जारी कर दो, बिकने के लिए कहीं स्थान चाहिए, यही स्थान होता है जहाँ पे पहले से जारी हुई प्रतिभूतियाँ बिकने के लिए आती हैं। कौन से मार्केट होता है? स्टॉक मार्केट बोलते हैं। स्टॉक मार्केट किस मार्केट में आता है? सेकेंडरी मार्केट में आता है, ठीक ना। कन्फ्यूजन दूर हुआ। इसमें कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट वह बाजार होता है, वह मंच होता है जहाँ पे पहले से विद्यमान जो सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं, वह बिकने के लिए आती हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ठीक है ना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ऐसे बाजार को हम स्टॉक मार्केट कहेंगे। स्टॉक शेयर कहते हैं हम। क्या कहते हैं? शेयर। प्रतिभूतियों मतलब शेयर समझेंगे, ठीक। या तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है, यहाँ लिख लो शेयरों का क्रय विक्रय। शेयरों का क्रय विक्रय, इसी को हम सिक्योरिटीज भी कहते हैं।
प्राइवेट कंपनियां भी इसमें लिस्ट में मतलब अपना जारी करती हैं स्टॉक मार्केट में। सरकार भी अपना जो है अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो स्टॉक मार्केट में अपना भी शेयर जारी करके पैसा उठाती है सरकार। और सरकार फंड जुटाने के लिए या कोई भी निवेशक है अगर वो पैसे जुटाने के लिए किस लिए काम करता है, वो किस लिए जुटाता है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट तो मान लो ठीक है, लेकिन खासकर ये ध्यान दिया जाता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही किसी देश के विकास में इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों ही पैसे उठाते हैं मार्केट से, ठीक है ना। इस मार्केट में दोनों ही अपना शेयर जारी कर देंगे आईपीओ के माध्यम से, फिर यहाँ पे बिकने का काम होगा, ठीक है ना। इस तरह से पैसा इसके माध्यम से जुटाया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है। मार्केट हमने बताया था कि बाजार होता है जहाँ वस्तु का लेन देन होता है, वस्तु बाजार बोलते हैं। जहाँ वित्तीय लेन देन होता है उसको वित्तीय बाजार बोलते हैं। और ये जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे जो पहले से विद्यमान सिक्योरिटी होती हैं वो बिकने के लिए आती हैं। एक तरफ खरीदने वाले लोग होते हैं, दूसरी तरफ बेचने वाले लोग होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? लेट आती है मनीष? थोड़ा सा जल्दी आया करो आप लोग क्लास में। स्टॉक मार्केट स्पेशली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है बीएससी, पढ़ा है आप लोगों ने? एनएससी, बीएससी और एनएससी का पूरा नाम बताइए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें दोनों में डिफरेंस कुछ देख लो कि क्या होता है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भारत की जो टॉप मोस्ट 30 कंपनियां हैं उनके शेयरों के आधार पर इसको जो है निर्धारित किया जाता है। किसके? 30 कंपनियां, जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां होगी, इनके शेयरों के उतार चढ़ाव के आधार पे शेयरों की कीमत उतार चढ़ाव के आधार पर सूचकांक, उसको बोलते हैं क्या? सेंसेक्स। सेंसेक्स का निर्धारण होता है। और भी चीज़ें रहती हैं बट हमें केवल सिंपल समझना, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, ठीक है ना। सेंसेक्स को निर्धारित करने के लिए और भी पैमाने होते हैं। हमें ये देखना है कि जो बीएससी के अंतर्गत 30 कंपनियां हैं, इसी 30 कंपनियों और भी कंपनियां हैं बट जो टॉप मोस्ट 30 कंपनियां होती हैं उन्हीं के शेयरों को कीमत देखा जाता है, ठीक है ना, कि मार्केट में क्या किसकी जो कीमत है वगैरह देख के फिर इस सेंसेक्स का निर्धारण किया जाता है। तो कहता है सेंसेक्स में उतार चढ़ाव होता है तो उसके कई फैक्टर होते हैं, बस इन्हीं कंपनियों के सेंसेक्स में जो उतार चढ़ाव होगा कीमतों में उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखते हैं कि आप सेंसेक्स पढ़ा होगा, सेंसेक्स में इतना गिरावट आई, फिर इतना उतार चढ़ाव आया। हालांकि इसके पीछे कई सारे फैक्टर होंगे, अभी हम देख लेंगे कौन से रीजन होते हैं उतार चढ़ाव के, बट हम देखेंगे 30 कंपनियाँ हैं, इन्हीं शेयरों के आधार पर सेंसेक्स निर्धारित होगा। इसका सूचकांक सेंसेक्स वाले में मापा जाता है, इसको बोलते हैं संवेदी सूचकांक। क्या बोलते हैं? संवेदी सूचकांक। और इसमें देखोगे आप कि इसमें 50 कंपनियां होती हैं। कितनी? 50। इसका सूचकांक क्या हो जाएगा फिर? निफ्टी 50। क्या हो जाएगा? निफ्टी 50। निफ्टी 50। इसका सूचकांक सेंसेक्स होगा, उसका निफ्टी 50 होगा, ठीक है ना। हाँ, ब्लू चिप कंपनियाँ कह सकते हो। ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? कोई बताएगा? ब्लू चिप कंपनीज किसे कहते हैं? अभी इसको देख लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। लिख लिया आप लोगों ने? इसमें ये देख लो कि बीएससी 1875-80 में इसकी स्थापना होती है। एशिया का पहला स्टॉक मार्केट है ये, भारत का पहला, एशिया का पहला है। इसको एक प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है, इसको बोलते हैं कि ISO 9000, उसके बाद 2001 है शायद, नहीं 9001 9001
यह दुनिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है, पहला नहीं दूसरा है, दुनिया का पहला दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसको यह प्रमाण पत्र मिला हुआ है, और ये जो एशिया का पहला है ये, ठीक है ना। क्या हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है स्टैंडर्ड मानक के लिए, वो जारी करता है इसको, ठीक है ना। ये भारत का नहीं है, ये ISO। क्या हुआ? ये स्टॉक मार्केट में जो परफॉर्मेंस होता है उनके आधार पर इसको दिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि इसको काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आगे भी हैं, अंदर इसकी क्या कैसे निर्धारित करते हैं उसको हम नहीं जाएंगे, बट ये देखेंगे इसको एक प्रमाण पत्र मिला हुआ है। ये दुनिया का दूसरा है और भारत का पहला है। दुनिया का दूसरा, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसको ये प्रमाण पत्र मिला हुआ है, ठीक है ना। स्थापित क्या हुआ था 1875 ईस्वी में, इसमें देख लिया आप लोगों ने। और इसको देखो 1992 में ये आता है, ठीक। हो गया, आगे चले। ब्लू चिप कंपनियां, कोशिश करेंगे आज इसको खत्म कर देंगे, कुछ चीज़ें आगे लेके चलेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसका नहीं तो, है ना। इसको देखो, जो टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होगा, क्या होगा? दूसरा होगा कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी अधिक होगा, है ना। और इसकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, कारोबार मतलब कारोबार जितना ईयरली लिमिट कुछ ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा होता है इसका और कंपनी की तुलना में, लिमिट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। हाँ, ले सकते हो, उसमें महारत कंपनी को ले सकते हो। अब देखो, महारत्न और नवरत्न इन कंपनियों को टर्नओवर भी कंसीडर किया जाता है। अगर उनका अगर टर्नओवर आपको पता है तो हम कह सकते हैं कि ब्लू चिप कंपनियों में आएंगी। एक तो उनकी विश्वसनीयता मार्केट में ज़्यादा रहती है, विश्वसनीयता भी रहती है, लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस शब्द से मतलब क्या समझ रहे हैं आप? बाजार पूंजीकरण, उस कंपनी की बाजार पूंजीकरण बोलते हैं। कहते हैं कि किसी व्यक्ति का साख उसके मतलब समाज में दिखता है ना। इसी प्रकार से कोई कंपनी है, इसका साख किससे दिखेगा? उसके शेयर की कीमत से दिखेगा। किससे दिखेगा? शेयर की कीमत से। अगर कीमत बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है, अगर गिरावट आ रही है तो कंपनी उसका हानि हो रही है, तो निगेटिव सेंस में जा रहा है ना। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर ज़्यादा होगा, इसका फार्मूला आप देख लो तब समझ लो इसको क्या होगा, कि शेयरों की संख्या गुणे शेयरों की कीमत, ठीक। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस। आप ये देख लो कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि एक पेन की कीमत अगर 5 रुपये है, 10 पेन की कीमत कितनी होगी? 50 होगी। अगर 10 शेयर की कीमत मान लो 1000 है तो कितनी कीमत हो जाएगी उसकी? 10 शेयर की कीमत, अगर मतलब एक शेयर की कीमत 1000 रुपये है, 10 शेयर की कीमत कितनी होगी? 10,000 होगी। अगर ये 10,000 शेयर की कीमत मान लो 1200 हो गई उस दिन में, 2-4 महीने में या 3 महीने में, अगर 1200 हो गई तो कितनी कीमत हो गई उसकी? 12,000 हो गई। अब 1500 हो गई तो मतलब कितना हो जाएगी फिर? कीमत यहाँ देख लो, शेयरों की कीमत बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? कीमत। संख्या कितनी है? सेम है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? वो कंपनी ग्रोथ कर रही है। क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई इन्वेस्टर होगा तो ये देखेगा कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, लोग उसमें और भी इन्वेस्ट करेंगे ना। तो ये चीज़ है इसमें, तो उसका टर्नओवर भी ज़्यादा फिर होगा। तो ये सारी चीज़ें उसको मिला के ग्रोथ के आगे ले जाएंगी। और इसका उल्टा कर दो फिर क्या होगा? फिर ये नीचे गिरेगी, फिर ये भी गिरेगी और वो भी गिरेगा। तो सारी चीज़ें हैं। तो ब्लू चिप कंपनियों को 2-3 पैमाने हैं, इसको देख लो सिंपल में, और बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है, जितना हमें ज़रूरत है उतना देखना है।
है ना? महासागर में डूबना है, डूबना है। देखो होता क्या है कि मोटी मोटी किताबें होती है, 10 से 20-25 पेज में लिखना होता है, उसका सार लिख लेना होता है। तो ये चीज़ करना है। 50 किताबें पढ़ो, कभी क्लास ही पूरा नहीं हो पाएगा। 6-6 महीने लगते हैं एक किताब पूरा करने में। तो ये चीज़ देखना है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण अभी जो मैंने बताया BSE NSE मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनको दिमाग में रखना, यहीं से समझ में आएगी, है ना? सेंसेक्स और निफ्टी 50, NSE का जो सूचकांक है निफ्टी 50 है ना? और BSE का सेंसेक्स है। इसमें हम गिरावट कभी आती है तो इसका मतलब कि क्या होता है कि जो कंपनियां उसमें लगी हुई हैं 30 या 50, उनके शेयरों में गिरावट आ रही है ना? शेयरों की कीमत में गिरावट आ रही है। अगर बढ़ता है तो इसका मतलब शेयरों की कीमत में बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो बाजार पूंजीकरण है, जब कीमत घट रहा है तो उसका जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो गिर रहा है। अगर कीमत बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। उसी आधार पर सेंसेक्स भी काम करता है। उसी कीमत का सेंसेक्स अगर कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा या तो घटेगा, अगर घट रहा है तो घटेगा। ठीक है, सेम निफ्टी 50 में यही चीज़ है। बस ये देख लो क्या क्या रीजन है कि जो स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। RBI की रिपोर्ट समझ लो, RBI की मौद्रिक नीति समय समय पर जो रिपोर्ट जारी करती है RBI, है ना? सरकार क्या बनाती है? कौन सी नीति बनाती है? फिस्कल पॉलिसी। एक ही लोग को पता है, पता नहीं अभी राजकोषीय नीति नहीं बनाती है। कंपनी से संबंधित देश में राजनीतिक परिस्थितियां, न्यूज़ वगैरह जो होती है ना, बीच बीच में सुनाई देता है कंपनी का भी। तो जो किसका नाम था इनका, क्या नाम है उनका, अभी जो अमेरिका की गौतम अडानी, क्या नाम है, अडानी, उसके शेयर की कीमत गिरी गई थी। रीजन क्या था? कुछ ऐसे न्यूज़ आए थे उसके मतलब कि उसके बारे में कि लोगों की विश्वसनीयता कम हो गई, तो उसकी वजह से शेयर जो है वापस खरीदने लगे। कंपनी शेयर क्या हुआ, गिर गई। तो हम कह सकते हैं कंपनी के संबंध में नकारात्मक अगर समाचार मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, लोगों की विश्वसनीयता कम होती है, लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं, है ना? क्योंकि सोचते हैं घाटे में चली जाएगी कंपनी, हमारा नुकसान होगा। इस चीज़ से कंपनी के संबंध में न्यूज़ जो होता है शेयर मार्केट में डेली का डेली न्यूज़ जो है अपडेट होता है। एक घंटे या मतलब समय समय पर देखते हैं कि जो निवेशक होते हैं देखते रहते हैं न्यूज़ को। हाँ, कब मतलब कोई ऐसा न्यूज़ ना आ जाए कि हमारा शेयर जो है हमें हानि का जो है हानि उठाना पड़े। इस प्रकार की कंपनी की जो कंपनी में जिस कंपनी में वो लोग निवेश करिए रहते हैं, उस कंपनी के बराबर न्यूज़ लेते रहते हैं, है ना? सकारात्मक रहता है, ठीक है, लाभ कमा रहे हैं। अगर कोई न्यूज़ अगर देखते हैं नकारात्मक आती है, बाहर निकलने लगते हैं फिर कि हम घाटा में चले जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम आपने देखा होगा कि अगर कोई देश, किसी देश में अगर गवर्नमेंट अस्थाई है ना, कार्यकाल अस्थाई है, जो भी डिसीजन मेकिंग कर रही है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, तो उस देश का शेयर भी अच्छे से काम करता है, स्टॉक मार्केट भी अच्छे से काम करता है। इसका रीज़न क्या होता है? स्टॉक मार्केट क्यों बढ़िया से काम करेगा? जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो। बिल्कुल, अगर किसी देश की सरकार में विश्वसनीयता है तो कहीं ना कहीं ये भी मॉनेटरी पॉलिसी भी तो चल रही है, सरकार राजकोषीय नीति बना रही है। अगर इस प्रकार से चीज़ें अगर स्थायी रूप से चलेंगी, निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर यही उतार चढ़ाव होता है तो क्या होता है? फिर सरकार बदल रही है, फिर आ रही है, बदल रही है, तो यहाँ पे पॉलिसी का डिस्टर्बेंस आता है। क्या आता है? पॉलिसी का डिस्टर्बेंस आता है तो लोगों की विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाती है।
कि यार यहाँ पर निवेश करेंगे, पता लगे सरकार के लिए बदल दे कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ होती है। तो सरकार की विश्वसनीयता भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और सरकार की रोज कुछ नीति बता ही दिया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट रखती है। आप देखोगे जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है तब उस समय आप शेयर मार्केट की थोड़ा खबर लिया करो, तो वहाँ पे जिस प्रकार की नीति उसी प्रकार से शेयर मार्केट भी हलचल रहती है वहाँ पे भी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना भी होगी, अगर शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाली है तो यहाँ सीधा सीधा वो वहाँ पे इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, हाँ पड़ता है, शेयरों की कीमत पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, कम ज़्यादा होता है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो ये मान लीजिए फिक्स्ड चीज़ें हैं तो उस पर जो वैल्यू कम हो जाएगी, अगर परिवर्तनशील है तो बढ़ जाएगी, है ना, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन तो यही होता है। हाँ ये सब भी तुम रख सकते हो, शेयर मार्केट में ये सब भी रख सकते हो। शेयर मार्केट में कभी देखो सस्ता शेयर आ जाता है, कभी कभी दीपावली या ऐसे अवसरों पे, है ना, तो कभी मतलब इस प्रकार की चीज़ें होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है ना। भारतीय मानसून, जैसे मानसून का भी प्रभाव पड़ता है। एग्रीकल्चर वगैरह प्रोडक्शन होता है, लोग डिमांड वगैरह होती है, आय बढ़ती है, शेयर खरीदते हैं, इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं, है ना। तो इसको हम देख सकते हैं। अब देखो सोचे नहीं होगे मानसून का भी प्रभाव पड़ता होगा, पड़ रहा है ना, तो इसी चीज़ दिमाग में रखना। आर्थिक समृद्धि दर, क्रेडिट रेटिंग, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, कोई एग्जाम्पल बताओ अभी हाल में। नहीं इसका बताओ। अभी अडानी वाला मामला आया था, तो ऐसी ही सूचना थी कि गौतम अडानी के जो शेयर थे उसके बारे में कुछ निगेटिव सूचनाएं आई, उसकी वजह से शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को, उनके जो है कंपनी के शेयर में, है कि नहीं। हाँ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, सही है, हाँ सही कह रहे हो। तो अच्छा हिंडनबर्ग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्या, है? अरे यार ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो, ऐसा नहीं है वो। हाँ वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में आप देखोगे कि मूडीज वगैरह हैं, मूडीज हो गए, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गए, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, जिसके आधार पर किसी देश को अपना वो नहीं होता A AAA फिर A B C इस प्रकार की रेटिंग दी जाती है, उसके आधार पर तय होती है चीज़ें। अगर देखोगे अच्छा रेटिंग मिलता है, अगर A AAA मिलता है तो कंपनी का की विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, तो लोगों का विश्वास भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई अगर जो होता है निष्पक्ष तरीके से किसी रेटिंग करता है, लोग विश्वास भी करते हैं कि ये अगर अच्छी रेटिंग मिलती है तो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। ख़राब रेटिंग रहती है तो निवेश कम करते हैं, निकाल लेते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? एक मिनट हाँ बताओ। हाँ उसके बारे में वो अध्ययन करता है, उसी प्रकार की चीज़ें करता है वो। देखो होता क्या है कि सिंपल समझ लो, क्रेडिट रेटिंग जो होती है, हमने जो बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के बारे में, देश की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में वो अध्ययन करता है, तब जाके रेटिंग निकालता है वो, ठीक है ना। राज्य की जो राजकोषीय नीति है उसके बारे में भी अध्ययन करता है वो, किसी एक चीज़ को नहीं निकालता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना चल रहा है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रहा है कितना हो रहा है, इसके बारे में भी वो अध्ययन करता है। 5, 6, 7 पैमाने ऐसे होते हैं जिसके आधार पर एजेंसियाँ रेटिंग देती हैं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है ना, और भी चीज़ें जो आर्थिक जो क्रेडिट मतलब कि और भी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो कंपनी है उसके शेयर में विश्वसनीयता लोगों की है, तो कई चीज़ों पे आप देखोगे कि तो रेटिंग उसकी अच्छी मिलेगी जिस देश की, ठीक है। मिलता कि नहीं मिलता है? उड़ रहा है दिमाग से। चलो ठीक है, अभी देख लो कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिंडनबर्ग रिपोर्ट हम शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं?
ये तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है ना, ठीक है। अभी ये देख लो कि अगर मान लो कि फेडरल जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है वहाँ का है, अगर उसमें अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है तो यहाँ पे इंडिया के भी स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़ता है। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग यहाँ से निकाल के वहाँ पैसे जमा करेंगे, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। अभी देखो श्रीलंका वगैरह में अगर कहीं मंदी की स्थिति है, कोई डिस्टर्बेंस है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का भी प्रभाव पड़ता है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बताए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जो हैं, कोई बताइए किसी एक नाम। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये भी है, इक्रा है ना। हाँ होता है, जरूरी नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से करें। हालांकि विश्वास किया जाता है सही तरीके से कर रही हैं, सबके लिए कर रही हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हो सकता है, कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कंप्लेन कर चुकी है ना। तो हमने देखा कि कितने 7-8 फैक्टर ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अच्छी सूचनाएं होती हैं तो ग्रोथ होता है, स्टॉक मार्केट बढ़ता है। अगर खराब सूचनाएं होती हैं तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। बस इतना सिंपल समझना है। कभी एग्जाम में पूछता है तो कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना कि ये देखना कि अगर इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, अप्लाई कर देना, है ना। अगर नहीं चीज़ें याद आ रही तो अप्लाई कर देना कि इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं। कौन सा? नहीं, अलग होता है, इंडेक्स अलग जारी करना होता है, इंडेक्स वगैरह अलग होता है। अलग पैमाने अपना सेट करते हैं लोग, वहाँ पे जो एजेंसियाँ करती हैं वो लोग पैमाने सेट करके अपना करते हैं। जैसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो जेंडर गैप का जो इंडेक्स निकाला जाता है, उसके कुछ 4-5 पैमाने होते हैं, उस पर निकालता है वो, है ना। इसी प्रकार की हर चीज़ की होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ भी होती हैं, इसी प्रकार से काम करती हैं। वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे, है कि नहीं, तो कंपनी की स्थिति को देखेंगे, उसके बैलेंस शीट को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, ऐसे नहीं जारी करते। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, हम सारी चीज़ें बता रहे हैं तो ये सब देखेंगे वो। क्या से अब नहीं मतलब है, अब देख लेना आगे। वस्तु, एक मिनट, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी मतलब होता क्या है ना। कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी मार्केट, वस्तु बाजार। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। बस 2-2 लाइन देखते चलेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस ये देख लेना है कि ये बाज़ार होता है, एक्सचेंज होता है। इसमें आप देखो कमोडिटी एक्सचेंज होता है। इससे क्या होता है, कमोडिटी, पहले बाज़ार को समझ लो। इसमें कमोडिटी मतलब होता है वस्तु होता है कि ना। जैसे वहाँ पे हमने देखा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयरों की खरीद बिक्री हो रही थी। यहाँ पे किसी वस्तु की खरीद बिक्री होगी, है कि नहीं। किसकी होगी? किसी वस्तु की होगी। जैसे मान लो कृषि जीन्स हो गए, क्या हो गए? कृषि जीन्स। सोना चांदी, च्यवनप्राश, सोना चांदी और प्रकार की धातुएं होती, इन प्रकार की वस्तुओं का जहाँ पे बिक्री होता है ना, इस प्रकार की चीज़ों में। तो जिस प्रकार शेयर मार्केट काम करता है, सेम ऐसे ही यह वस्तु का बाजार के लिए भी मार्केट बना दिया गया है। पहले ये नहीं था,
क्योंकि बाद में देखा गया कि इसमें जो इसको जो जिस प्रकार की प्रतिभूतियों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रकार से वस्तुओं को भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम एक स्लिप विलिप जारी करके, सिक्योरिटी जारी करके मार्केट में खरीद बिक्री कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए फिजिकली ऐसा नहीं होता है। इसके लिए स्टॉक रहेगा, उसके बेस पे चीज़ें जारी की जाएंगी, उसके आधार पर कीमतें जारी की जाएंगी। ऐसे अब जैसे मान लो शेयर मार्केट में तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे वस्तु कितना ले जा सकते हो, है कि नहीं। मान लो अगर 1000 टन चावल लेना हुआ तो पैसे में आराम से चीज़ें हो जाएंगी, बट यहाँ पे चीज़ें आसानी से नहीं हो पाएंगी। अब शेयर मार्केट में वहाँ पे ले जाओ, कमोडिटी मार्केट में ले जाकर इतना सब ढेर लगाओगे तो नहीं हो पाएगा फिर। तो इसके कीमत के आधार पर देखेंगे कि चावल की क्या कीमत चल रही है, उसके आधार पर एक्सचेंज होता है। कोई उसने खरीदना चाह रहा है तो खरीदना चाह रहा है, कोई उसको बेचना चाह रहा है तो बेच दे रहा है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। मान लो कीमत बढ़ रही है, कोई उस बढ़ी हुई कीमत खरीदना चाह रहा है, बेचने वाला उस पर बेच देगा। कम कीमत पर खरीदने अगर बेचना चाह रहे हैं तो उस पर भी हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं वस्तु बाजार में वस्तु कीमत होती है उसके आधार पर होता है। किसके? वस्तु की कीमत के आधार पर। यहाँ फिजिकली ऐसा नहीं होता है। जैसे शेयर मार्केट होता है, मुद्रा को कन्वर्ट कर दिया जाता है पेपर में, वैसे इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है पेपर में। ऐसी चीज़ें मान लो सिंपल समझना ऐसे, ठीक। उड़ रहा है। हाँ, वस्तु की कीमत के आधार पे होगा। अब जैसे मान लो कि रिलायंस का कोई शेयर है 1500 रुपये मिल रहा है कि नहीं। कितने मिल रहा है? 1500 में। जैसे मान लो अभी ये लग रहा है आपको कि ये 1700 तक जाएगा, तो आप खरीद लोगे सस्ते में। खरीदोगे नहीं खरीदोगे? अगर आपको लग रहा है कि ये गिरेगा तो क्या करोगे फिर? 1500 से फिर नहीं खरीदोगे। तो गिरोगे क्या? तो बेच दोगे। ये में सेल और पुट का ऑप्शन आता है, आप देखोगे उसमें शेयर मार्केट में। जब लगता है आपको प्राइस गिरेगी तो आप बेचोगे, महंगे पे बेच निकल लो फिर, क्योंकि और कीमत गिरेगी, है कि नहीं। आप क्या करोगे? जब कीमत गिरने वाली होगी, दिमाग में ये रहेगा कीमत और भी गिर जाएगी, इससे अच्छा कि इसी कीमत बेच के निकल लो, है कि नहीं। तो लेकिन जब कीमत बढ़ने वाली होती है, आप सोचो सस्ते में खरीद लो, कीमत बढ़ जाएगी। सेम ऐसे ये होता है। चावल की कीमत अगर मान लो खरीद करने वाले हैं, आप सोचोगे सस्ते में मिल जाए, सोचोगे। मान लो चावल कीमत 25 रुपये किलो है। कितना है? 25। आपको लग रहा है कि 27 होगा, इतने रुपए किलो हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? खरीद लोगे, क्योंकि सस्ते में खरीद लोगे, महंगे में बेच दोगे। लेकिन आप देखोगे 25 से 24 अगर हो रहा है, क्या हो रहा है? 24 हो रहा है, कहोगे 25 में बेच के निकल लो क्योंकि कीमत गिर जाएगी। बस सेम यही चीज़ है। नींद आ रही है? नींद आ रही है? आ रही है? बीच बीच पानी वानी पी लिया करो आप लोग, ठीक है ना। सेम यही है, प्रोसेस सब यही है, बट यहाँ पर वस्तु का है सोना चांदी। अब सोना चांदी कोई लेके जाएगा आगे नहीं, उसको एक स्टॉक एक्सचेंज में उसकी कीमत के आधार पर से खरीद बिक्री कर लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसका स्टॉक कहीं न कहीं रहता है, ऐसा नहीं है कोई से चल रहा है मामला। कोई जारी करेगा शेयर तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रखा गया ना, उसी आधार पर होगा। बिटकॉइन ये वर्चुअल एसेट से माना जाता है। हाँ, वर्चुअल नहीं, इसमें नहीं जाएगा, उसका अलग मार्केट है, उस करेंसी वगैरह में, है ना। हालांकि ऐसा कुछ भी मतलब कि स्टैटिक नहीं है कि जो बिटकॉइन वगैरह है उसको हम यहाँ पे नहीं लॉन्च कर पाएँ। भविष्य में संभावना हो सकती है। हालांकि बस यही कि सीमितता अलग अलग होती है। आज के समय में इतना सीमित है, आगे चल के हो सकता है कि बढ़ा दें। इकोनॉमी जटिल है लगता है, मेरे लगता जटिल है, जटिल है। क्या बोले? समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में वो भी है, एनएससी भी है, महाराष्ट्र में ही है। तो इसको ध्यान में देखना कि शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना, सेम प्रोसेस चल रहा है। इसमें भी कमोडिटी में वही चल रहा है, उसमें भी चल रहा है, बस वस्तुओं का लेन देन वहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे वस्तु का है। कहाँ? वहाँ पे क्या है? सिक्योरिटीज़ हैं, प्रतिभूतियाँ हैं। यहाँ पे गाय भैंस है, वस्तु है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कुछ इनपुट करना चाहो बताओ। हाँ, वायदा जो कमोडिटी बाज़ार था हमने बताया, उसमें क्या होता है। अब कमोडिटी एक्सचेंज
जैसे शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, उसके लिए एक पैमाना होता है, मापा जाता है, उसको सेंसेक्स और निफ्टी 50 बोलते हैं। ऐसे इसमें भी होता है कि नहीं? कमोडिटी एक्सचेंज में भी होता है। इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिंपल सुनिए। हाँ होता है, आधार वर्ष भी होता है और भी चीज़ें इसमें काउंट किया जाता है। जब इस प्रकार की चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे बीएससी का शायद 1978 या 1979 ऐसा है, ठीक है ना, आधार वर्ष होता है। हमने नेशनल इनकम बताया था, नेशनल इनकम काउंट करने के लिए भी आधार वर्ष जरूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं इकोनॉमी में। अभी देखो इन्फ्लेशन को मापने के लिए आधार वर्ष, करंट में भी याद, उसके बाद उसके लिए बेस ईयर भी होता है। तो इकोनॉमी में चीज़ें होती हैं। वायदा बाजार, कौन सा बाजार? क्या करोगे इसमें? प्रॉमिस करोगे? ठीक है। देखो इसमें होता क्या है कि सिंपल चीज़ है कि वायदा करना। इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है कि मुंह से बोल दो कि सामाजिक गतिविधियों चलो ठीक है, हम तुम्हें इतने समय में इतनी चीज़ें दे देंगे, तुम हमें ये दे देना उस समय, है कि नहीं? ऐसी नहीं होती, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। इसके लिए एक होता है अनुबंध किया जाता है। क्या होता है? अनुबंध किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसमें होता है, एक तरफ होता है देनदार, एक होता है लेनदार, ठीक है ना। मान लीजिए कि इनको पैसे की ज़रूरत है, लेने वाले को, और देनदार वाले के पास पैसा है। क्या है? पैसा है। तो इसमें होता क्या है कि हमें देखो वायदा भविष्य में चीज़ें करनी है, तो ये लोग आपस में साइन कर लेते हैं आज के दिन में, या जिस दिन ज़रूरत होती है उस दिन साइन कर लेते हैं। ये कहते हैं कि चलो ठीक है, इसमें रुपए कितना है, ठीक है, साइन दोनों को होगा, जो भी चीज़ें होंगी प्रोसेस किया जाएगा। ये बताएंगे कि आज हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं और इस तारीख को हमें तुम्हें क्या करना है? वापस करना है। क्या करना है? वापस करना है। जो उसका ब्याज दर होगा, जो भी चीज़ें हैं, मूलधन होगी, सारी चीज़ें वापस करनी होगी। ऐसे बाजार को हम क्या बोलेंगे? वायदा बाजार। ना ये जो है शेयर मार्केट में भी चलता है, ठीक है ना। ये चीज़ें शेयर मार्केट में भी चलती हैं और वस्तु बाजार में भी चलती हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? वायदा अनुबंध यही चीज़ है सेम। चलो थोड़ा सा सेबी, सेबी का पूरा नाम बताओ। एक बताओ, हिंदी में बताओ। विनिमय बोर्ड। ये कब आता है? ये तो सबको रटा होगा, प्रीलिम्स की चीज़ें हैं। 1988 में। हाँ ठीक है, ठीक है। आगे कोई बताएगा? इस समय ये केवल प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था कि चलो मार्केट को कुछ रेगुलेट करो, लेकिन उस समय इसकी काफ़ी शक्तियाँ कम थी ना। तो ये सारी चीज़ें थी, कई इशू आ रहे थे। इसको क्या किया गया फिर? सेबी एक्ट 1995 92 के तहत इसको क्या कर दिया गया? एक वैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया, ठीक है ना। इसको काफ़ी सारे पावर्स दिए गए हैं कि आप शेयर मार्केट में अगर कोई अलग से गतिविधियाँ हो रही, गलत गतिविधियाँ हो रही, उस पर आप नियंत्रण रखोगे और शेयर मार्केट को ठीक ढंग से संचालन में मदद करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि जो ग्राहक है उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो, है ना। तो उसकी अगर शेयर लगा रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो उसके साथ छल कपट ऐसी चीज़ें ना हो। तो इस प्रकार की चीज़ें की निगरानी कौन करेगा? सेबी करेगा, ठीक है ना। हमने क्या देखा, पूंजी मार्केट में भी इसका हमने बताया था उस समय। पूंजी मार्केट में जो लॉन्ग टर्म में चीज़ें चल रही हैं उसके लिए क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई था, तो जो मुद्रा बाजार था उसके लिए था। लेकिन इसमें भी आरबीआई का रोल रहेगा, कैपिटल मार्केट में भी आरबीआई का रोल रहता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बैलेंस करता है। लेकिन सेबी जो होता है कैपिटल मार्केट में रहता है ये, हाँ, मनी मार्केट में नहीं जाएगा ये, लेकिन आरबीआई जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप कुछ चीज़ देख लो कि इसका काम क्या है। क्या देखोगे? सेबी का काम। इसमें पहला देख लो सुरक्षात्मक कार्य।
नियमन कर्ता के रूप में विकासपूर्ण कार्य, विकास संबंधी कार्य। हाँ, LIC तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बताया था उसमें। इरडा, हाँ, वो इरडा जो है उसको कंट्रोल करता है। हालांकि जब शेयर मार्केट में आएंगे तो वो कंट्रोल यही रहेगा, इसका ही रहेगा, ठीक है ना। होता क्या है कि जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो भी तो कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं और चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे ये काम करेगा, फिर से भी करेगा। चाहे बीमा कंपनी हो, चाहे बैंक हो, चाहे निवेशक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई संस्था हो, कोई भी आए, रेगुलेट कौन करेगा? से भी करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप ये देख लो कि सुरक्षात्मक कार्य में क्या हो सकता है कि ऐसा होता है कि जो शेयर मार्केट होता है उसमें एक तरफ से होते हैं इन्वेस्टर, एक तरफ से होते हैं क्या होते हैं, जो आपूर्ति करने वाले होते हैं, है कि नहीं। इसमें होता है कि जो शेयर को खरीदते हैं उनको ग्राहक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राहक बोला जाता है। तो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करने का काम क्या किसका होता है? हितों के बारे में कौन देखेगा? ये देखेगा। ऐसा ना हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह हो रही हो। इसमें देखो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग, इस प्रकार की गतिविधियां रोक के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना है, ठीक है ना। और नियमनकर्ता के रूप में जो नियम कानून होते हैं, उसके आधार पे शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। क्या करना? जो रूल्स और रेगुलेशन है सेबी एक्ट के तहत, उस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका होगा? सेबी को होगा। और जो नियम बनाया गया उस नियम के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट चलेगा। अगर उससे अलग गतिविधियाँ होती हैं तो उस गतिविधियों को अलग अवैध माना जाएगा। उसके लिए सेबी क्या करेगा? उसके लिए मॉनिटरिंग, मूल्यांकन का काम करेगा। उसके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो सरकार या जो भी कानूनी व्यवस्था होगी उसके तहत हैंडल किया जाएगा, ठीक है ना। बताएंगे भी। अब विकास संबंधी काम ये होता है कि जब ये चीज़ें निगमित होंगी, ग्राहक सुरक्षित होगा, निवेश भी करेगा, शेयर खरीदेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फिर पूंजी निर्माण होगा। बस दो तीन चीज़ें पकड़ लीजिए, एक एक आप एक्सप्लेन कर जाओगे, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। सुरक्षात्मक कार्य क्या होगा? ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना, मार्केट जो है सुरक्षित तरीके से चले, ठीक है ना। उसके लिए नियमन करता मतलब जो भी सेबी एक्ट है उस एक्ट को लागू करना, ठीक है ना। मार्केट की मॉनिटरिंग करना, उससे संबंधित जो चुनौती है उससे निपटने के लिए काम करना, ठीक। तीसरे में क्या है? विकास संबंधी कार्य। अगर नियम कानून ठीक से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ग्राहक सुरक्षित है तो निवेश ज़्यादा आएगा। इसमें देश के साथ साथ विदेशी निवेशक भी आएंगे, है ना। तो क्या होगा? पूंजी निर्माण होगा और आर्थिक विकास आगे बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक। और भी काम पढ़ लोगे, कोई ऐसा नहीं सीमित है, और भी चीज़ें मिलेगा। कोर जो निकल के आएगा यही रहेगा। चलो ठीक है, पहले ही बता देते हैं हम इसको ही। प्रमुख शब्दावलियाँ। वैसे हमने थोड़ा सा, हमें लगता है कि उल्टा कर दिया। पहले जो टर्म थे बता देना चाहिए था, उसके बाद फिर एक लाइन में सब दूसरा लाइन ख़त्म हो जाता। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाता वहीं से। जैसे नेशनल इनकम वाले में पढ़ाया गया था, उसमें पहले जो टर्म थे बता दिया गया था, उसके बाद फिर जीडीपी उडीपी सब हवा हो गया था, सिंपल हो गया था, है ना। ऊपर लग रही है? सर मेरी बात ऐसी होती है कि उधर से जब चेहरा उतरा रहता है तो मुझे नहीं आता। इनसाइडर ट्रेडिंग, इसमें दो शब्द है, इन और साइडर। एक आउटसाइडर का प्रयोग करते हैं, इनसाइडर और आउटसाइडर। जैसे मान लो हम लोग इस बिल्डिंग में हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? इनसाइड, मतलब हम इस बिल्डिंग के अंदर हैं। इस बिल्डिंग में जितनी गतिविधियाँ हो रही उससे हम लोग क्या हैं? परिचित हैं, और सारे चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है। अब ये बाहर रहने वाला इसके बारे में जानेगा?
उतनी गहराई से नहीं जाने का जितनी गहराई से हम लोग जान रहे हैं। बस ठीक ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में। क्या होता है? स्टॉक मार्केट, मान लो ये स्टॉक मार्केट है, कोई कंपनी का शेयर लगा हुआ है, जैसे जियो का शेयर है। क्या है? जियो का शेयर है। अब इस कंपनी के जो मैनेजमेंट होगा ना, मैनेजमेंट में लोग लगे होंगे जो इसमें सिक्योरिटी लिया होगा, जिन्होंने इसके निर्णय में भागीदारी करते होंगे। क्या करते होंगे? भागीदारी करते होंगे। डिसीजन मेकिंग क्या चल रही है, कैसे कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसकी बैलेंस शीट क्या है, घाटे में जाएगी या घाटे में फायदे में जाएगी, ये सारा कैलकुलेशन करने वाले उसके जो है निदेशक मंडल होते हैं। ठीक है ना? डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उनको ठीक से उस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी रहती है कि भविष्य में कीमत गिरेगी या बढ़ेगी। तो वहाँ उनके जो ये लोग होते हैं, अगर उसके जानकारी के आधार पर खुद ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? खुद ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा लगता है भविष्य में कीमत बढ़ेगा तो पहले से खरीद लेंगे, और जबकि इसकी जानकारी बाहर के लोगों को नहीं है, आउटसाइडर को नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी। वो लोग सस्ते कीमत खरीद के जब देखेंगे महंगा हो जाएगा तो बेच देंगे, है कि नहीं? तो उसको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो सही में ग्राहक होते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जब खरीदे तब तक बाजार गिरे जाए। तो इसीलिए सेबी का एक काम था ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना भी था। तो हमने क्या देखा, क्या समझा इससे? इनसाइडर क्या समझा? कुछ जो कंपनी के जो डिसीजन मेकर होते हैं वो इसके बारे में जो सूचनाएं होती है कंपनी, उसका उपयोग खुद के हित के लिए करते हैं। ठीक है ना? और जो बाहर के ग्राहक होते हैं उनके हित के लिए नहीं हो पाता, उनको हितों की हानि होती है। ऐसे ट्रेड को क्या बोलेंगे? इनसाइडर ट्रेडिंग बोलेंगे। इनसाइडर आंतरिक रूप से जानकारियों को यूज करके ट्रेड करना। ठीक? इसमें होता क्या है कि ये लोग तय करते हैं भाई भविष्य में कीमत इस कंपनी की बढ़ेगी, सस्ते में खरीद लो। अब देखें कि जो कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राहक भी इन्वेस्ट कर रहा है, इनको लगेगा इस समय आ गया कि शेयर की कीमत गिर जाएगी, घाटे में जाएगी, वो लोग उसकी जानकारी यूज़ करके पहले बेच देंगे, और जब तक ग्राहक बेचेगा तब तो उसको काफ़ी लॉस हो चुका होगा। तो ये कैसा एक्टिविटी है? अनैतिक है। एथिक्स में अनैतिक है, और इसमें क्या हुआ है? अवैध गतिविधि है। इकोनॉमिक्स में अवैध गतिविधि है। इस चीज़ को रोकना किसका काम है? सेबी का। तो इनसाइडर ट्रेडिंग से समझे आप? हाँ, अब ये देखो कंपनी के जो डिसीजन मेक, देखो कंपनी का शेयर यहाँ पे मेन है। क्या है? कंपनी का शेयर मेन। हम पहले देखो शब्द ध्यान दिया करो यार। कंपनी में मैंने ये बताया कि कंपनी के जो डिसीजन मेकर हैं उनको सही से बारे में जानकारी हो, कंपनी के बारे में, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पता होगा, कितने निवेशक हैं, ये तो यहाँ तक एनालाइज कर लेंगे कि भाई इसकी कीमत भविष्य में बढ़ेगी तो क्या करें, पहले कीमत कम दाम पे खरीद लेंगे और ढेर सारा जो है शेयर खरीद लेंगे, भविष्य में अपना बेचेंगे जब महंगा होगा। और भविष्य में ये देखेंगे कि मान लो कि भविष्य में कीमत गिरेगी शेयर की, तो पहले बेच के निकल लेंगे, क्योंकि पहले उनको जानकारी है। और इसकी चीज़ की जानकारी बाहर के लोग ग्राहकों को नहीं है, क्योंकि भाई डिसीजन मेकिंग जो रहेगा वही तो जानकारी लेगा। तो यही चीज़ इनसाइडर ट्रेडिंग में होती है कि कंपनी के अंदर की जानकारी को यूज करके ट्रेडिंग करना। ये गलत से तरीका है, क्योंकि इससे जो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा नहीं होती है। ठीक? इससे कोई मतलब दिक्कत? पूछ लें, इसको पूछ लें। कौन बताएगा? पहले तो उधर ही से हम ले लेते हैं। बताओ, इधर से कोई बताएगा? डरना नहीं है, हिचकना नहीं है, गलत ही बोलो लेकिन बोलो ज़रूर। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अपनी जो भावनाएं दबाना नहीं है। मैं शुरू से पहली क्लास से बोल रहा हूँ, आपको हिचकिचाना नहीं है, बोलो, गलत ही बोलो। इंटरव्यू में यही होता है, उसमें सॉरी बोलने से अच्छा है गलत ना बताना। एक मिनट, इंटरव्यू में क्या होता है? जानकारी नहीं है, आप हाँक दिए, गलत ही बता दिए, जानकारी नहीं है, आप सॉरी बोल दिए, तो ये जो एग्जामिनर होगा वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला उसको कौन पसंद होगा ज़्यादा? सॉरी बोलने वाला होगा। आप सॉरी शब्द भी बोलेंगे, समझो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आता ऐसा शब्द बोलने की हिम्मत भी करे, वो बहुत अच्छी बात है। सॉरी सॉरी बोलोगे जरूर, मानोगे नहीं? चलो ठीक है, हम समझ रहे हैं, समझ लिए होंगे आप। ठीक,
अपनी तरफ से मसाला बांड। क्या हुआ? इसको देखो, ये होता है कि आउटसाइड में इसे मान के चलो जिसको जानकारी नहीं है, कभी कभी होता है कर्मचारी भी जुड़े होते हैं, है कि नहीं? कर्मचारी जुड़े होते हैं, वो भी फ़ायदा उठा लेते हैं। हाँ, तो ऐसा हम कह सकते हैं कोई सर्टेन डिफिनेशन नहीं है इसका, सर्टेन डिफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। यह है कि जो कंपनी के नज़दीकी लोग हैं उनको जानकारी रहती है, पता लगा उनके मित्र दोस्त रिश्तेदार हैं तो उनको जानकारी हो सकती है। और हमें कहाँ जानकारी होगी बताओ, हम क्या लगते हैं उनके? तो यही सब चीज़ें रोकना है ना। वहाँ पर भी करप्शन हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही हैं। अब एथिक्स में पढ़ोगे, इकोनॉमी में भी, अर्थव्यवस्था में भी मतलब एथिक्स कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, तो इनसाइडर जो ट्रेडिंग है अनैतिक गतिविधि मानी जाती है। एग्जाम्पल दिमाग में रखना, हम पढ़ते सब हैं, हमने पहले दिन कहा था कि पढ़ो सब, कंटेंट यूज करो। अब एथिक्स में यूज करना हो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते इसको। आउटसाइडर मतलब ये है कि आप ये सिंपल समझो, डेफिनेशन कोई पक्का नहीं है इसका। ये समझो कि इनसाइडर वो होगा जिसको कंपनी के बारे में सही जानकारी हो, डिसीजन भाग लेता है, डिसीजन मेकर कर्ताओं के बारे में मतलब माध्यम से जानकारी हो जाए और उसका उपयोग कर ले। वो क्या कर ले? उपयोग कर ले। अब इसको नहीं पता है, हमने इसको सिंपल करने के लिए आउटसाइडर का उपयोग किया है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। मैंने कैसे होगा? देखो ऐसा, एक मिनट सुनो, इनसाइडर का ही प्रयोग किया गया है, कहीं आउटसाइडर यूज नहीं है। मैंने आउटसाइडर इसलिए प्रयोग किया कि लोग समझने के लिए। आउटसाइडर सिंपल ये समझो, इनसाइडर वो होंगे जिनको जानकारी होगी कंपनी के बारे में। आउटसाइडर ऐसा समझ लो, सिंपल है कि उसको जानकारी नहीं होगी, ऐसा कोई डिफिनीशन नहीं है। हाँ, बाहर के लोगों ऐसा कोई डिफिनीशन, मैंने सिंपल करने के लिए बताया था, इस शब्द का प्रयोग किया है। तो सेविंग जैसा तुम कह रहे हो कि आउटसाइडर सेबी के मतलब के माध्यम से जो भी चीज़ें होंगी, तो मान लो वो कोई भी ग्राहक होगा। अब नहीं, इतना ना समझो, बस इतना समझो कि इनसाइडर होंगे जो जानकारी रखेंगे कंपनी के बारे में। अब जटिल बना दे रहे हो यार तुम लोग। अब उस चीज़ को मतलब लिख दूं, मैं लिख दूं कि दिमाग खोल के बैठोगे, ऐसा लिखूं? चलो आगे देखो, मसाला बांड। देखो मसाला क्या होता है कि इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मसाला बांड बढ़ गया है कि हमारे यहाँ मसाला बहुत फेमस रहा है, ठीक है ना। मसाला बांड ये होता है कि अगर कोई देश का पूंजीपति है, उद्योगपति है, अपना जो कारोबार बढ़ाना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो क्या करे? कैपिटल लेगा। कैपिटल लेगा, देश से ले या बाहर से ले। मसाला बांड में ये होता है कि देश से बाहर, विदेश से क्या होता है, विदेशी नागरिकों से या संस्थाओं से, है ना, जो भी निवेश करना चाहें, संस्थाओं से रुपए में, किसमें? रुपए में बांड जारी करना। किसमें? रुपए में। ऐसा नहीं विदेशी मुद्रा में जारी करेंगे, हमें चाहिए रुपया। तो होता है नहीं है कि विदेश में जो लोग रहते हैं तो उनके पास विदेशी मुद्रा होगी, वो लोग कन्वर्ट करेंगे रुपए में, फिर रुपए हमको दे देंगे, ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। बता रहा हूँ, लिख रहे हैं इसलिए मैं रुक गया। हो गया? स्पीड इतना रखो कि कलम चलेगा फिर उड़ जाए, तेज से लिखो। देखो इसमें होता क्या है कि मसाला बांड, कोई भारत का अगर निवेशक है, भारत का नहीं, भारत का उद्योगपति है, पूंजीपति है, जो अपने कारोबार को स्थापित करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए धन की ज़रूरत पड़ती है।
चाहे अपने इंडिया के मार्केट से ले चाहे बाहर से ले। इसमें एक स्पेशल जो बांड होता है, विदेशों में तो हम यहाँ तो अपने रुपये में बांड जारी कर सकते हैं, विदेशों में जारी कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ये जारी कर पाएंगे। तो विदेशों से हमें सीधा सीधा अगर रुपये में हमें पूंजी जुटाना है, किसमें? रुपये में, विदेशी मुद्रा में नहीं, रुपये में। तो विदेशी नागरिकों के पास जो भी चीज़ें रहेंगी, उनके पास अगर कोई भी विदेशी मुद्रा है, वो कन्वर्ट करेंगे किसमें? रुपये में। फिर वो बांड खरीद लेंगे, तो हमारे यहाँ निवेश कर लेंगे, तो हम यहाँ से पूंजी जुटा लेंगे। सिंपल से है कि देश के भीतर नहीं चलेगा, ये देश के बाहर के लिए यूज किया जाएगा। क्या समझा? कुछ नहीं समझा? सिंपल है, एक लाइन ये देख लो कि विदेशी मार्केट से या विदेशों से हमें पैसा लेना है, पूंजी जुटाना है, तो मसाला बांड जारी कर देंगे और रुपये में जारी करेंगे, ठीक है ना? और रुपये में हमें रुपये प्राप्त होगा, विदेशी डॉलर नहीं प्राप्त होगा। ठीक, बस सिंपल सा है, ज़्यादा जटिल ना बनाओ। इससे लाभ ये होगा कि जो रुपये का अंत तक, हाँ क्या चीज़? उसके लिए और भी चीज़ें होंगी, लेकिन स्पेशली जो इसके लिए है, जो भारतीय रुपये में जिसका कोर कॉन्सेप्ट है, रुपये में जारी करना, ये चीज़ है। ठीक है ना? अगर किसी को पता है बताए, वो किसको पता है? नहीं, कोई कंपनी है, कंपनी अगर कंपनी को चाहिए तो वो जारी करके ले लेगी। जैसे रिलायंस है, टाटा है, अपना जारी करके पैसा जुटा लेंगे, लेकिन रुपए में इकट्ठा करेंगे। ठीक है ना? तो ये यार सिंपल से ये समझो कि हमारा प्रयास क्या हो रहा है, मसाला बांड जारी करने का प्रयास क्यों हो रहा है? रुपए की आवश्यकता तो दूर की बात है, ये तो देखो कि हम अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज़ कोर कॉन्सेप्ट जो यहाँ से चीज़ें ये आती हैं कि हम रुपये में बांड हम तो यहाँ से भी इकट्ठा कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा में भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीका बदला गया कि जिससे हमारे रुपये का जो क्या हो, अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो सके, है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना। और ये भी होता है कि जो कीमतें तय होती है स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर की तुलना में रुपया, है ना, कभी उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है तो इसके भी रोकथाम मिलती है, रुकती है। ठीक है ना? कीमतें उतार चढ़ाव के को भी क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। अब ये देख लो कि विदेशी मुद्रा में तुम फंड जुटाओगे, कहीं ना कहीं अपने देश में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो रुपये में करोगे ना, वो तो कहीं ना कहीं किसी एजेंसी के पास वो डॉलर या जो भी विदेशी मुद्रा जमा हो जाएगी, पैसा तुम्हें मिल जाएगा, रुपये मिल जाएगा। ठीक है ना? ये प्रोसेस होता है, लेकिन सीधा सीधा हम इसके माध्यम से मार्केट से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वैल्यू बढ़ेगी, फेमस होगा, है नहीं? फेमस भी होगा। क्या चीज़? क्या कह रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तुम ही बोलो, तुम ही। कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, ऐसा नहीं एकदम कोर नहीं पड़ेगा, है ना? इकोनॉमी में कोई भी चीज़ एकदम स्वतंत्र नहीं है, किसी भी चीज़ में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाना भी नहीं है कि नहीं? मसाला बांड पड़ेगा, इसका ऐसा नहीं पड़ेगा। हमने शेयर मार्केट में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अभी आप देखो इन्फ्लेशन पढ़ोगे तो उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का प्रभाव पड़ेगा। क्या चीज़? तुम कह रहे हो मतलब डॉलर में इकट्ठा करना, ये कह रहे हो ना? डॉलर में वैसे भी होता है, बट यहाँ अगर कोई इन्वेस्टर में रिलायंस का कोई मतलब कि इन्वेस्ट करना चाह रहा है, रिलायंस का अंबानी जी हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, डॉलर हमारे यहाँ तो चलेगा नहीं ना, वो कहीं ना कहीं आएगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे रुपए में। देखो हर चीज़ का अलग अलग प्रभाव है, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें में फ़ायदा मिल रही है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है रुपये का। किसका हो रहा है? रुपये की पहचान भी बढ़ रही है, इससे बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? तो और भी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, वो जो तुम कह रहे हो तो हो ही रहा है,
जरूरी नहीं कि अनलिमिटेड हो जाएगा वो, ऐसा भी तो नहीं है। तो ये चीज़ है कि हमें पहचान भी दिला रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इससे हम पैसा भी जुटा रहे हैं, हमारी पहचान भी बढ़ रही है, उस कंपनी का भी पहचान बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और भी प्रोसेस है यार, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो उसके। नहीं चेंज होगा। हाँ, बांड में क्या होता है कि आपने बांड पढ़ा था पहली क्लास, बांड में क्या बताया गया था, कुछ न कुछ इस पर कूपन पे जारी किया जाएगा या तो कुछ परसेंटेज तय किया जाएगा, आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कुछ ऐसी भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं बांड में। तो ये होता है, जीरो कूपन बांड वाले में क्या था, इंटरेस्ट रेट नहीं था, उसमें छूट पे दिया जाया था। लेकिन कुछ ऐसे बांड होते हैं जिसपे ब्याज दर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप समझो, ठीक है ना। बांड में पहले जब हम पूंजी मार्केट में पढ़ रहे थे तो इसी बता दिया गया है उसमें, किसको मतलब कि कैसा बांड बोलेंगे, उसमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग पिछली क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लो ना, सारी सूचनाएं उसमें पड़ी हुई हैं। म्यूचुअल फंड, जिसको जानकारी बता सकता है, ओपन एंडेड। अमन सिंह बताओ। दो मिनट का टाइम है, जल्दी बताओ जिसको बताना है, बताओ। देखो अब देखो, हमें सारा चीज़ हमें कंसंट्रेट करना है कि म्यूचुअल फंड भी एक पूंजी निर्माण का तरीका है। क्या है, पूंजी निर्माण का तरीका है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि इसमें प्रोसेस क्या होता है, ध्यान सुनो एक मिनट। बहुत सारे वित्तीय संस्थान हैं जो म्यूचुअल फंड जारी करते हैं। अब देखोगे SBI वगैरह हो गई, कैनरा बैंक हो गई, या और भी जो संस्थान है, वित्तीय संस्थान है, जिनके माध्यम से म्यूचुअल फंड का काम किया जाता है। जैसे मान लो कि म्यूचुअल फंड कोई है, एक तरफ होते हैं देश के नागरिक। क्या होते हैं, देश के नागरिक, बड़े बड़े लोग नहीं, बस छोटी मोटी इनकी बचत होती है। क्या होती है, छोटी छोटी बचत होती है। इनको क्या करते हैं, यहाँ पे ले आया जाता है, उसके बाद ये कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में या कहीं भी और जगह। क्या करते हैं, शेयर मार्केट में, है ना, उसके बांड खरीदने में, है ना, इक्विटी बांड और प्रेफरेंशियल बांड वगैरह सारे बताया है, उसको समझ लें। इसे सरकारी बांड खरीद लें या तो प्राइवेट सेक्टर में भी निवेश करेंगे। किसमें, सरकारी क्षेत्र में प्लस प्राइवेट निवेश। इस प्रकार से जब देखोगे कि म्यूचुअल फंड एक प्रक्रिया है ना, एक प्लेटफार्म है जहाँ पे क्या किया जाता है, जो देश के लोग हैं जिनकी छोटी छोटी आय है, ज़्यादा बड़ी आय नहीं है, उनको इकट्ठा किया जाता है ना। अब किसी कंपनी को अगर लगाना हो तो उसके लिए छोटी मोटी रकम जरूरत नहीं पड़ेगी तो बड़ी रकम पड़ेगी। हालांकि देखो यहाँ पे जो छोटी मोटी बचत है ऐसे ही लोग खर्च कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। अगर इनको प्रमोट किया जाए या इनकी जानकारी मिले कि अगर तुम अपने छोटी मोटी बचत को करके अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे तो तुम्हें कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा मिलेगा, है ना। जितना पैसा लगाओगे उसका 2-3 सालों में इतना बढ़ जाएगा, इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा किया जाता है एक जगह, इनको विभिन्न तरीक़ों से इन्वेस्ट किया जाता है, फिर उनका रिटर्न किसको मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, और जो इन्वेस्टर हैं उनको भी अपना लाभ कमाते हैं। हाँ, अब वो डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होगा, कि SBI का है तो जो भी होगा, जिस बैंक का होगा, जिस संस्था का होगा, वो लोग डिसाइड करेंगे हम कहाँ निवेश करें। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर दें या प्राइवेट कंपनी उसमें निवेश कर दें या शेयर मार्केट में किसी कंपनी शेयर खरीदने में कर दें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनसे मतलब, इनसे मतलब नहीं है, इनसे अपने सेविंग से मतलब है और पैसा लेने से मतलब है, ठीक है ना। रिस्क उनका है।
और कुछ चीज़ें इसमें और भी होती हैं, रिस्क इनके भी ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन सिंपल ये समझो कि वहाँ पे मैनेजमेंट होगा इनके फंड का, और वो निवेश करेंगे, जो लाभ मिलेगा इनको एक निश्चित लाभ इनको मिलेगा, अपना भी लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से चीज़ें इसमें चलेंगी। घाटा होगी तो उनको बैलेंस, इसलिए तो कई क्षेत्रों में निवेश करते हैं। घाटा होगा तो अपना, हाँ इसमें अलग अलग भी होता है। मैंने बताया कि ये जो इन्वेस्टर हैं जो छोटी छोटी बचत दे रहे हैं, इनको मतलब एक फिक्स रिटर्न भी मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको लाभ, हाँ जो कंपनी को हानि होती है तो इनको भी कभी कभी बर्डन करना पड़ता है। वो वही नहीं है इक्विटी, प्रेफरेंशियल शेयर वगैरह में, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। बस इसका प्रोसेस देखो कि छोटी बचत को इकट्ठा करना मेन काम क्या है, पूंजी निर्माण का काम है। और कोई वैल्यूएशन करना चाहेगा, म्यूचुअल फंड में जोड़ना चाहेगा कोई और कुछ? अमन? हाँ मीडिएटर है, वही है, होता है कि जिसको जानकारी है वो करता है, ठीक है ना। तेजड़िया, मंदड़िया, जिसको ज़्यादा पता है बताया फटाफट। तेजड़िया का बताओ क्या होगा? मंदी आएगी और क्या आएगी? और कोई बताएगा? तेजड़िया कोई व्यक्ति होगा, बिल्कुल सही, चाहेगा नहीं। इसमें देखो, इसमें होता है ना कि हम अनुमान लगाता है, क्या लगाता है? अनुमान लगाता है, गेस करता है कि भाई आज का जो शेयर है, मान लो जो शेयर है उसकी कीमत ये है, आगे जो है बढ़ जाएगी इतना ही, ज़्यादा हो जाएगी इतनी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी कीमत, मान लो यहाँ पे है और बढ़ के यहाँ पे जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसी दर पे खरीद लेगा, सस्ता शेयर खरीद लेगा, जल्दी ज़्यादा शेयर खरीदेगा, तो मार्केट में उछाल आएगी। जब खरीदेंगे लोग, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो कीमत बढ़ेगी। डिमांड और सप्लाई पर तो काम चल रहा है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई पर ही तो काम चल रहा है। तो ये डिमांड जब ज़्यादा करे, खरीदेगा ज़्यादा शेयर, कि लगेगा भविष्य में ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी शेयर की, तो कीमत बढ़ती जाएगी और लोग भी मतलब इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो शेयर की कीमत बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है? जो कम कीमत पर जल्दी खरीद रहा है शेयर, इसकी वजह से कीमत बढ़ती जा रही है। तो इस गतिविधि को क्या बोलेंगे? तेजड़िया, जो मार्केट में तेजी लाने का काम करे। क्या बोलेंगे? तेजी लाने का काम करे। अब सेम उल्टा कर दो, इसको लग रहा है कि कीमत गिर जाएगी, महंगे में बेच के निकल लो, तो जब महंगे बेच के निकल लेगा तो कीमत गिरती जाएगी, फिर यही होगा शेयर मार्केट में। इसका फिगर बनाना चाहे तो ये कर लो, ये कोई भी कीमत है, तेजड़िया क्या करेगा? इसको ऊपर बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है ना। मंदड़िया क्या करेगा? नीचे। बियर्स, भालू बोलेंगे, बियर्स, उसमें देखो लग रहा था क्या होता है, कोई जानवर होता है, कौन सा वो? बुल, और एक और होता है दूसरा, सांड होता है, वो दिखाता है। चलो एक इसमें से बता दो, तेजड़िया मतलब क्या होगा? अब बताओ, डरो मत, बताओ, आप बताओ। हाँ ठीक है, मान लो कुछ हद तक, चलो ठीक है। और कोई बताएगा? आप बताओ। सही है, हमने पहली लाइन क्या बोली थी? ऐसे मान लो तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर लो यहाँ पे, तुम्हें ये लग रहा है, कोई इन्वेस्टर होगा, लग रहा है कि आगे आने वाले समय में शेयर की कीमत बढ़ेगी, आप क्या कम कीमत पे खरीदोगे शेयर, मतलब डिमांड करोगे, डिमांड जब बढ़ाओगे तो शेयर की कीमत भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी?
तो कीमत बढ़ेगी तो जो मार्केट में उछाल आया, इस गतिविधि को क्या बोलेंगे? तेजड़िया, मार्केट को तेज कर दिया, सिंपल सा। और आपको लग रहा है कि कीमत गिरेगी, आपको लगा कीमत गिर जाएगी, जो कीमत है अभी सिर्फ हम अगर रोक के रखेंगे तो घाटा होगा, तो आप ऊपर ही जो ऊपरी कीमत है उसी बेच के निकल जाओगे। तो जो फिर उस जो शेयर मार्केट में गिरावट आएगी उसको क्या बोलेंगे? मार्केट धीमा होना, मतलब धीमा करने वाला मंदड़िया बोलेंगे, ठीक है ना। ये व्यक्ति होगा, कोई इन्वेस्टर होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं तो कम हो रही हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें स्पेशली एक्टिविटी की जाती है। क्या की जाती है? एक्टिविटी की जाती है, इंटरफेयर किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम, ठीक है ना। और उस शेयर की कीमत में बहुत सारे कारण उतार चढ़ाव के, लेकिन स्पेशली जब कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएगा तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे? ये अपने अनुमान पे काम करेगा, बस सिंपल। एंजल इन्वेस्टर, बताओ कोई। इससे पहले हमें लगता है पहली चीज़ ये समझ लो स्टार्टअप क्या होते हैं, पहले ये समझ लो, उसके बाद इसको समझते हैं। कोई स्टार्टअप तब माना जाएगा, और नोट कर लो, ठीक है ना। कंपनी का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के तहत होना चाहिए। पहला, कंपनी अधिनियम 2013। दूसरा, साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 1932। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, स्पीड बढ़ाओ जल्दी जल्दी। पानी लेके बैठा करो, नींद उद आया कर पी लिया करो। मुझे नींद आती है मैं पी लेता हूँ। हाँ क्या चीज़? एक कंपनी अधिनियम 2013 है। अच्छा, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, ठीक, 2008। अच्छा लग नहीं रहा है? क्या लग रहा है वो? लग क्या रहा है वो? क्या गेस कर सकते हैं? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। ये लिख लिया एक्ट। एक्ट को ध्यान में रखना और कुछ प्रोसेस बता रहे हैं क्या होगा। जो कंपनी है, कंपनी या फर्म है, इसका पंजीकरण 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के बाद किसी भी वर्ष
किसी भी वर्ष फर्म का टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। रोजगार सृजन की क्षमता उच्च हो। नवाचार को बढ़ावा देने वाली हो। कुछ ऐसे जो पैमाने हैं कुछ समझाने वाली चीज़ है इसमें। क्या हो गया? आप लोग अटेंडेंस ले लें, क्या करें, टाइम ज़्यादा नहीं है, नीचे करना है इसको। आधे घंटे से सिल लगेगा। क्या दिखा है उसमें? कुछ है नहीं उसमें। स्टार्टअप लिए पड़ेगा। स्टार्टअप लिए मतलब पहले नहीं था ना। एक एंजल जो इन्वेस्टर है उसको समझने के लिए पहले इसको जान लेंगे। दोनों जल्दी जल्दी बोलो। विकल्प है कोई यहाँ पे? विकल्प है? तुम नहीं बोल रही हो? 1002 तीन है? सब लाइन से बोलो। 2 है बोल दो ना। 4 अच्छा ये बताओ, आप नंबर बोल दो। 41 सुमन 1040 1040 ठीक है। 1044 हंसी ठीक है। दीक्षा गौतम ना 1054 अच्छा ठीक है। मानसी अनीता गौतम और सत्यवती नहीं बोलती आगे नहीं बोला है क्या नाम क्या बोला 100 पूनम आगे जल्दी बोलो 1010 2 बार बोल रही हो आगे बस कितना 105 मानसी 1054 52 स्तुति आगे तुम लोगों ने कर दिया। अपना अपना कर लो फटाफट, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं करेगा किसी का। आप लोग बताइए 6038 ना आगे 6020
आप 20 बोल सकते हैं। दस 11 अरे डिजिट भी बोल दो डिजिट विद्या गौतम विद्या नाम है बस हो गया 105 रिंकी सैनी बस हो गया नहीं सरिता कैसे बोलो नाम बोलो नाम बोलो भाई ट्रांसफर कर दो कोई हेलो सोनिका आपने बताया और सुना नहीं हमने सोनिका आपका नाम है हो गया इधर से जी सर दूसरों का मत करो भाई इतना ज्यादा किसी का छूटा तो नहीं है ना किसी ने एडमिशन नहीं करवाया करवा लो आपका हो गया 101 ना मुझे आपको मिलेगी अरे यार उसी पर लक्ष्मी का जल्दी कर लो यार सर लेके जाएंगे सर एक तो अभी सैटरडे को था इससे पहले वाला जो था उसमें कंफ्यूजिंग वो डिमांड को लेके जो इन्वेस्टमेंट होता था बैंक में होता ना बैंकिंग लाइफ उसमें क्वेश्चन था वो वैसा था कंफ्यूजिंग था हाँ मैं आगे की जी आगे